तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। कल मैंने आपको बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो 266 सेक्शंस होते हैं उसमें सेक्शन 124 से लेकर के सेक्शन 238 तक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जो कि सेक्शन 124 में लिखा हुआ है। क्या है इसकी डेफिनेशन? एज पर सेक्शन 124 अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to save the other party from the loss caused to him by the conduct of any other person। ठीक है, जैसे कि हम इंश्योरेंस कराते हैं, आपको पता होगा इंश्योरेंस कराते हैं, इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, बहुत सारे इंश्योरेंस करती है। ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस करती है, लाइफ इंश्योरेंस करती है, मेडिकल इंश्योरेंस करती है, फायर इंश्योरेंस करती है, मरीन इंश्योरेंस करती है। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस से अलग होता है। यहाँ पर क्या होता है, एक पार्टी प्रॉमिस कर रहा है दूसरे पार्टी को कि अगर तुमको किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर कोई भी लॉस सफर करना पड़ता है तो उस चीज का जो है कंपनसेशन, उस लॉस को कवर मैं करके दूंगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको बताऊं तो समझ लेते हैं कि रमेश की एक शॉप है और रमेश गुड्स की डीलिंग करता है। ठीक है, अब उसके पास एक कस्टमर आया जिसका नाम था सुरेश। ठीक है, तो रमेश ने क्या किया, सुरेश को गुड्स देने की बात कही। सुरेश ने क्या किया, रमेश के यहाँ से गुड्स परचेज किया। ठीक है, लेकिन उसका पेमेंट अभी नहीं किया, क्रेडिट में गुड परचेज किया। ठीक है, तो वही जो सुरेश का दोस्त है वो आकर के रमेश से कहता है कि भाई अगर ये तुम्हारा पेमेंट नहीं कर पाएगा ना गुड्स का, तो तुम्हारा पेमेंट मैं करके दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो लॉस सफर करने की जो लॉस कवर करने की बात कर रहा है वो कौन है, सुरेश का दोस्त, जैसे कि राम ले लेते हैं। ठीक है, तो राम यहाँ पर क्या हो गया, इंडेमनीफायर हो गया। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर दो पार्टीज इंक्लूड होती है, एक जो कि प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको कंपनसेट करके दूंगा, और एक वो जिसको लॉस होने वाला है या लॉस जिसको हो गया जिसको कंपनसेशन मिलने वाला है। तो पहला जो होता है वो इंडेमनीफायर है। इंडेमनीफायर कौन है, जो प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है कि मैं तुमको लॉस कंपनसेट करके दूंगा अगर वो इस पर्टिकुलर कॉज की वजह से होता है। तो देखो यहाँ पे ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी कि एक पर्टिकुलर कॉज, ये नहीं कि आपको जैसे राम ने रमेश को प्रॉमिस किया कि मैं आपको गुड्स के पैसे दूंगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि रमेश उसको हर किसी का पैसा मांगने लग गया कि आपने तो प्रॉमिस किया मेरे को। अरे उसने सिर्फ सुरेश के बिहाफ में प्रॉमिस किया है कि अगर वो उसका पैसा नहीं दे पाता है तो राम जो है रमेश के गुड्स का पेमेंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ बस ये चीज ध्यान रखने की बात है कि एक पर्टिकुलर कॉज होगा, वहां पे किसी भी चीज के लिए आप क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, इंडेमनिटी होल्डर या फिर इंडेमनीफाइड बोलते हैं, जिसको कंपनसेट किया जाएगा, जिसको लॉस सफर होगा किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से। ठीक है, यहां तक समझ आया? तो अब पढ़ते हैं राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर क्या होता है। ठीक है, इंडेमनिटी होल्डर कौन हो गया, जिसको कंपनसेशन करने की बात की गई है। ठीक है, सेक्शन 125 में लिखा हुआ है, ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं है, इसलिए जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख लीजिए। ठीक है, ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। देखो जब एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, ठीक है, राम ने जो प्रॉमिस किया है ना, तो रमेश क्या है, अब उस पर पूरा डिपेंड हो गया कि वो उसको पे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडेमनिटी होल्डर है उसका राइट क्या रहेगा कि अगर उसको राम ने प्रॉमिस किया तो वो राम से पैसा लेगा। ठीक है, अब वो चीज हटाई नहीं जा सकती, वो चीज चेंज नहीं की जा सकती, उसने उसको प्रॉमिस किया है तो उसको कंपनसेशन देना होगा, और ये अधिकार होगा इंडेमनिटी होल्डर का कि वो उससे पैसा ले। ठीक है, ऑल कॉस्ट ही मे बी कंपेल्ड टू पे एनी सूट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर जो दुकान है रमेश की, ठीक है, अगर पैसे नहीं दे पाता है, ठीक है, उसका सुरेश वैसे तो पैसा अगर नहीं दे पाएगा तो ही जो ड्यूटी बनती है वो राम की होती है, लेकिन अगर सुरेश पैसा नहीं दे पाता है तो अगर रमेश को कि इन केस कभी भी लॉ का सहारा लेना पड़ता है, अगर उसे कोर्ट जाना पड़ता है, अगर उसको कोर्ट केस करने की बारी आती है, ठीक है, तो वहां पर जो भी खर्च होगा ना, वो भी जो खर्च है उसका क्लेम वो कर सकता है, किससे कर सकता है, राम से कर सकते हैं, क्योंकि उसने उसको प्रॉमिस किया था कि वो उसको कंपनसेट करेगा। ठीक है, ऑल sums which he may paid under the terms of any compromise
ऑफ एनी सूट। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर कोर्ट में बात चली गई है, ठीक है, केस चल रहा है, कोर्ट में बात चली गई है और अगर कोर्ट के बाहर ही कोई सुलह करने की बात की जाती है, ठीक है, अगर उसके बदले कोई पैसा लेन देन की बात की जाती है, तो वो भी अगर पैसा देना पड़ता है ना रमेश को कोई भी कारण के कारण, तो उसको भी कौन कंपनसेट करके देगा, राम कंपनसेट करके देगा, क्योंकि उसने उसको प्रॉमिस किया कि मैं आपको हर लॉस का कंपनसेशन दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं कि राइट्स ऑफ इंडेमनीफायर क्या होता है। इंडेमनीफायर कौन है, जो कि प्रॉमिस कर रहा है कि मैं कंपनसेट करके दूंगा आपको लॉस। ठीक है, इसका राइट्स पढ़ते हैं, नॉट टू पे एनी अमाउंट इफ द कॉज इज नॉट रिलेवेंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताया ना कि जो कॉज है उससे आपका दायरा हिल नहीं सकता। ठीक है, जो कॉज की वजह से राम ने प्रॉमिस किया था रमेश को, कारण वही होना चाहिए, उसके अलावा वो किसी भी कारण पे उसको पे नहीं करके देगा, उसको कंपनसेट नहीं करके देगा। ठीक है, तो कारण यहाँ पर सिमिलर होना बहुत ज़्यादा जरूरी, उसके अगर कोई अलावा कोई और कारण रहेगा तो इस वजह से कंपनसेट नहीं किया जाएगा। सेकेंड है ही कैन सू थर्ड पार्टी। अब इसका क्या मतलब है, अगर रमेश को राम को रमेश को पैसे देने पड़े तो किसकी वजह से देने पड़े, सुरेश की वजह से देने पड़े, क्योंकि सुरेश ने क्या किया, डिफॉल्ट कर दिया, पैसे नहीं दी, गुड्स खरीद लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो राम है वो क्या कर सकता है, सुरेश पे केस कर सकता है, क्योंकि उसके वजह से उसको लॉस सफर करना पड़ा। ठीक है, इसको यहाँ पर क्या बोला गया, ही कैन सू द थर्ड पार्टी, क्योंकि उसने लॉस अपना जो है उसके ऊपर डाल दिया, राम के ऊपर, और सुरेश बच के निकल गया, तो क्या कर सकता है, राम सुरेश के ऊपर केस भी कर सकता है इस कारण से। ठीक है, थर्ड है आफ्टर कंपनसेशन ही गेट्स द राइट्स बैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका क्या मतलब होता है, एक बार जब राम ने कंपनसेशन दे दिया, लॉस कवर कर दिया है रमेश के गुड्स का, ठीक है, तो रमेश वहां पे बार बार क्लेम नहीं कर सकता इस चीज को लेकर के कि आपने मेरा पैसा नहीं दिया है या फिर मुझे इतने पैसे और चाहिए, वो बार बार क्लेम नहीं कर सकता। जो राइट है, ठीक है, राम के पास, वो उसके पास वापस से आ जाएगी, क्योंकि उसने सारा क्लेम कर दिया है। ठीक है, क्लेम कंप्लीट कर देने के बाद उसको वापस से क्लेम नहीं किया जाएगा कि मेरे को इतने पैसे और चाहिए, इतने रुपए मेरे बचे हुए, ऐसा कोई बात नहीं हो सकता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो कि सेक्शन 126 में लिखा गया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ठीक है, क्या है डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ अ थर्ड पार्टी इन केस ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत तो समझ आई क्या होगा डेफिनेशन से। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन की गारंटी लेता है, किस चीज को लेकर के, अगर उसने किसी के पैसे लिए हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम बैंक ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, राम ने बैंक से लोन लिया। ठीक है, लोन लेने के बाद क्या किया, उसके जो कुछ इंस्टॉलमेंट होता है, ठीक है, कुछ रीपेमेंट का स्ट्रक्चर होता है ना, तो राम ने क्या किया, अगर बैंक वाले ने कहा कि हम आपको ऐसे ही तो लोन नहीं दे सकते, आप एक गारंटर लेकर के आइए। ठीक है, तो राम ने क्या किया, सीता को ले गया अपने साथ और कहा कि ये मेरी वाइफ है और ये मेरी गारंटी लेगी। ठीक है, चलो वाइफ नहीं मानते, ये मेरी फ्रेंड है और ये जो है मेरी गारंटी लेगी, ऐसा कहा किसने, राम ने कहा। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, बैंक जो है वो थोड़ा एश्योर हो जाता है, थोड़ा टेंशन फ्री हो जाता है कि चलो अगर राम डिफॉल्ट कर देता तो सीता से हम अपना लॉस कवर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीता क्या हो गई, गारंटर हो गई। ठीक है, आप सब जानते ही होंगे कि गारंटर कौन होता है, अगर आप बैंक के कुछ नॉलेज रखते हैं तो। ठीक है, तो गारंटर यहाँ पे कौन हो गई, सीता हो गई, पैसे देने वाला पार्टी कौन हो गया, बैंक हो गया, और जो लोन ले रहा है, पैसा ले रहा है, वो कौन हो गया, राम हो गया। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसमें कुछ 3 पार्टीज इंक्लूड होती है। ठीक है, पहला कौन हो गया, प्रिंसिपल डेटर। प्रिंसिपल डेटर कौन हो गया, जो कि लोन ले रहा है, जिसको पैसे चाहिए, जो पैसा ले रहा है। ठीक है, जो पैसा बोरो कर रहा है। सेकंड कौन हो गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन है, जो पैसा दे रहा है, यानी कि बैंक मान सकते हैं या कोई भी इंसान से भी हम पैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर कौन हो गया, बैंक हो गया हमारे लिए। यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन आ जाता है, गारंटर आ जाता है, गारंटर या फिर श्योरिटी। ठीक है,
गारंटर श्योरिटी एक ही है। यहाँ पर हमारी कहानी में एग्जाम्पल में सीता जो है वो गारंटर बन के श्योरिटी बनी थी, जिसके कारण प्रिंसिपल डेटर को जो है लोन प्रोवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर तीन कुछ पार्टीज होती है, एक होता है प्रिंसिपल डेटर, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है गारंटर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है याद रखना कि जो लाइबिलिटी पे कर रहा है, ठीक है, वो कौन है? प्रिंसिपल डेटर है। ठीक है, जो पहली प्राइमरी ड्यूटी किसकी है? प्रिंसिपल डेटर की है कि वो इंस्टॉलमेंट पे करे, अपना लोन कंटिन्यू करके पे करे। ठीक है, अब अगर इन केस प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तब जाके कहीं पर उसकी जो लाइबिलिटी है वो इस पे आ जाती है। ठीक है, गारंटर पे आ जाती है। अब क्या करेगा? गारंटर पे करेगा। अगर इन केस प्रिंसिपल डेटर की डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है तो सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। क्या बता रही थी मैं? जो प्रिंसिपल डेटर होता है उसकी प्राइमरी ड्यूटी होगी कि वो लोन पे करे, और अगर इन केस वो डिफॉल्ट करता है तो जाके ड्यूटी होगी गारंटर की। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने की, अगर प्रिंसिपल डेटर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? ठीक है, कोई केसेस ऐसे होते हैं, कोई एग्रीमेंट ऐसा होता है जहाँ पर ये बात लिखी जाती है या ये बात एक्सप्रेस की जाती है कि अगर प्रिंसिपल डेटर की डेथ हो जाती है तो उसके बदले या तो उसका बेटा या उसका भाई जो है गारंट नहीं सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं प्रिंसिपल डेटर बोली। गारंटर की अगर डेथ हो जाती है तो क्या होता है? ठीक है, गारंटर की तो अब डेथ होगी, अब क्या पूरा ब्लेम इस पे आ जाएगा, या फिर अगर ये डिफॉल्ट करे तो फिर पैसे कौन देगा? ठीक है, तो कहीं कहीं किसी किसी बैंक में या इस सारे केसेस में एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, जिसमें कि ये एक्सप्रेस किया जाएगा कि अगर गारंटर की डेथ हो जाती है तो उसके बदले में क्या उसका बेटा गारंटी लेगा या उसका भाई गारंटी लेगा या उसका कोई दोस्त गारंटी लेगा। लेकिन ये एक्सप्रेस करना जरूरी है। अगर एक्सप्रेस नहीं किया गया है, ठीक है, तो जो गारंटर है उसकी डेथ हो जाने के बाद पैसे या तो डेटर को ही देने पड़ेंगे या तो फिर पैसे जो है डूब जाएंगे। ठीक है, और अगर इन केस प्रिंसिपल डेटर की डेथ होती है तो ऑफ कोर्स गारंटर को, श्योरिटी को तो पैसे पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, एसेंशियल टर्म्स ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ते हैं। ठीक है, जो कि सेक्शन 126 में ही डिफाइन किया गया है। ठीक है, पहला क्या है? थ्री पार्टीज मस्ट इन्वॉल्व। इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रिंसिपल डेटर होता है, क्रेडिटर होता है, श्योरिटी होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में टोटल 3 पार्टीज इन्वॉल्व तो होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता। सेकेंड है फ्री कंसेंट ऑफ ऑल पार्टीज। ठीक है, फ्री कंसेंट का क्या मतलब है? हर एक पार्टी की मंजूरी होनी जरूरी है। गारंटर को धमकी दे करके या फिर कोई उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके उसको गारंटर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, गारंटर की पूरी पूरी मंजूरी होनी चाहिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर करना चाहता है कि नहीं, वो गारंटी लेना चाहता है कि नहीं। ठीक है, थर्ड है डिस्क्लोज द कंप्लीट फैक्ट्स। इसका क्या मतलब है कि अगर हम गारंटर बना रहे हैं, ठीक है, तो जो प्रिंसिपल डेटर है और क्रेडिटर के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, कितने भी पैसे के लिए हो या कितने भी लंबे टर्म्स के लिए हो, ठीक है, उसमें कितने भी इंस्टॉलमेंट मनी लिखी गई हो, वो सारे फैक्ट जो है वो डिस्क्लोज होने चाहिए गारंटर को। क्योंकि गारंटर अगर इन केस प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो पेमेंट किसको करना है? गारंटर को पेमेंट करना है। ठीक है, तो गारंटर से हर एक फैक्ट, हर एक मटेरियल डिस्क्लोज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उससे कोई भी बात छुपा करके नहीं रखी जा सकती, वरना कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। फोर्थ है मस्ट बी इन रिटन एंड ओरल। ठीक है, और ओरल। अब इसका क्या मतलब हुआ? जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ जो है सॉरी क्या कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स के। ठीक है, तो क्या होता है उसमें? मस्ट बी इन रिटन एंड ओरल। अगर हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही है एक तरीके से, ठीक है, तो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मस्ट बी इन रिटन या फिर ओरल में होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ क्या है? प्राइमरी लायबिलिटी इज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जो पहला दायित्व होता है लोन को रिपेमेंट करने का, वो पहला दायित्व किसका होता है? प्रिंसिपल डेटर का होता है। अगर प्रिंसिपल डेटर किसी वजह से नहीं कर पाते या उसकी डेथ हो जाती तब जाकर के जो है लायबिलिटी वो किस पे आएगी? श्योरिटी पे आएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ गारंटी। ठीक है, कितने टाइप्स की गारंटी होती है? सबसे पहला होता है रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी। ठीक है,
रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी क्या होता है, जो कि प्रेजेंट टाइम के लिए होता है, ठीक है। अगर किसी ने किसी को प्रॉमिस किया है कि हाँ मैं इसका गारंटर बन रहा हूँ, तो वो एक सिर्फ प्रेजेंट टाइम के लिए हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आज हमने इसको पैसे दिए और कोई आकर के गारंटी ले रहा है, ठीक है, तो वो आज प्रेजेंट टाइम के लिए बस गारंटी ले रहा है, ठीक है। तो जो प्रेजेंट टाइम के लिए गारंटी ले रहा है, सिर्फ प्रेजेंट एग्जिस्टिंग डेप्ट के लिए गारंटी ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रिट्रोस्पेक्टिव गारंटी बोलेंगे, ठीक है। सेकंड आता है प्रोस्पेक्टिव गारंटी। प्रोस्पेक्टिव गारंटी यहाँ मैं लिख देती हूँ प्रेजेंट टाइम, ताकि आप लोगों को आसानी हो याद रखने में, नोट्स बनाने में। और प्रोस्पेक्टिव गारंटी का क्या मतलब होता है, ऐसे गारंटी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो कि फ्यूचर पीरियड के लिए किया गया हो, ठीक है। यहाँ पास लिख देती हूँ फ्यूचर, फॉर फ्यूचर पीरियड, ठीक है। तो ऐसी गारंटी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो कि फ्यूचर पीरियड के लिए किया गया हो, ठीक है। जैसे कि आज पैसे लिए हैं, लेकिन गारंटी हमने दे दी है कि 1 महीने बाद रीपे किया जाएगा उस पैसे को, उस लोन के अमाउंट को, ठीक है। तो क्या हो गया, वो फ्यूचर पीरियड के लिए गारंटी हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रोस्पेक्टिव गारंटी बोलेंगे। प्रोस्पेक्टिव गारंटी के अंदर दो सब गारंटीज आती है, सब कौन सा आता है, जो कि है स्पेसिफिक गारंटी, ठीक है। अब स्पेसिफिक गारंटी क्या है, स्पेसिफिक गारंटी की फ्यूचर पीरियड के लिए, लेकिन एक ही डेप्ट के लिए, ठीक है, एक ही एग्जिस्टिंग डेप्ट के लिए। जैसे कि आज मैंने किसी से 10,000 रुपये उधारी लिए और कहा कि 1 महीने बाद मैं इसका पेमेंट करूंगी, और मेरी एक फ्रेंड जो है मेरा गारंटी ले रही है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो मेरा गारंटी इसलिए ले रही क्योंकि अगर मैं डिफॉल्ट करती हूँ तो वो मेरा जो है पेमेंट कर देगी, ठीक है। तो स्पेसिफिक गारंटी क्या हो गया, फ्यूचर पीरियड के लिए गारंटी हो गया, लेकिन सिर्फ 10,000 के लिए, 10,000 के लिए, ठीक है। एक ही एग्जिस्टिंग डेप्ट है, ठीक है, 10,000 का, कोई 20,000 नहीं हो जाएगा 1 महीने बाद जा करके, ठीक है, वो 10,000 ही रहेगा, ठीक है। तो एक ऐसे गारंटी को क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक गारंटी बोलते हैं। अब देखते हैं कंटिन्यूअस गारंटी क्या होता है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, कंटिन्यूअस गारंटी। कंटिन्यूअस गारंटी, जैसे कि आप, हमने एग्जांपल लिया था कि बैंक से अगर हमने लोन लिया, तो जो बैंक के लोन है वो देखो लॉन्ग टर्म्स के लिए चलते हैं, ठीक है, उसमें ईएमआई भी आपको हर मंथ पे करना होगा, ठीक है। तो वो क्या है, एक कंटिन्यूअस गारंटी, आपको हर एक मंथ में ईएमआई पे करना है, वो कंटिन्यूअस रहेगा, वो खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे मैंने आज 10,000 लिए, वो 1 महीने बाद मैं पे कर दूंगी, वो 10,000 का 10,000 चला जाएगा। लेकिन कंटिन्यूअस गारंटी में अगर आपने 5 लाख का लोन लिया है, ठीक है, बैंक से, तो आपको उसका इंस्टॉलमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली पे करना है, जब तक कि वो डेट पूरा क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। तो ऐसी गारंटी को क्या बोलते हैं हम, कंटिन्यूअस गारंटी बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में जो कंसिडरेशन होता है, ठीक है, जो कि एक गारंटर को दिया जाएगा, क्योंकि आपने गारंटर ने क्या क्या हेल्प की है अपने दोस्त की या फिर अपने भाई की, रिश्तेदार की, गारंटर तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके जो उसने गारंटी ली है, जो जिसकी वजह से जो है प्रिंसिपल डेटर को लोन प्रोवाइड किया गया, वो फंड बोरोड कर सका है, ठीक है। तो अब उसके लिए कंसिडरेशन क्या होगा, जो गारंटर है उसके लिए कंसिडरेशन क्या होगा, इस चीज़ के लिए उसका क्या उसको पैसे दिए जाएंगे या उसको कोई गिफ्ट्स दिए जाएंगे कि आपने हमारी गारंटी ली। तो ऐसा, तो कंसिडरेशन ऑफ गारंटर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। गारंटर का कंसिडरेशन वही होगा कि अगर प्रिंसिपल डेटर क्लियर कर लेता है अपने डेब्ट के सारे अमाउंट को, यानी कि वो कोई भी डिफॉल्ट किए बिना, ठीक है, कोई भी डिफॉल्ट किए बिना अगर वो लोन सारे पे कर दे रहा है, रिपे कर दे रहा है, सारे इंस्टॉलमेंट, सारे ईएमआई, अपना पूरा डेब्ट जो है वो क्लियर कर दे रहा है, और जो प्रिंसिपल डेटर है उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम श्योरिटी को झेलनी नहीं पड़ रही है, तो श्योरिटी का कंसिडरेशन यही हो जाएगा कि प्रिंसिपल डेटर जो है अपने अमाउंट को अच्छे से रीपे कर दिया है, ठीक है। तो कल के पार्ट में मिलेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी पढ़ेंगे, ठीक है, और कासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे।